नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 24वां सत्र है जो कि फरवरी 15 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यदि इस लॉ ऑफ वन को कोई व्यक्ति अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हारा स्वागत अपने एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सत्र में कार्ला की तबीयत ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि कार्ला की थोड़ी तबीयत खराब थी, उसको कंजेशन था। तो इस वजह से, क्योंकि रा कार्ला के मुंह से बोल रहे थे, यानी कार्ला के शरीर में एंटर करके फिर बोल रहे थे, तो इसलिए डॉन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ना जब इसको खांसी आए तो उसको खांसने देना, ऐसा ना हो कि ये खांस ना पाए और आप इसके द्वारा बोलते चले जाएं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं इस पुस्तक को कुछ इस तरह जारी रखना चाहता हूँ कि जिसमें हम अंतिम 25,000 वर्षों के चक्र यानी साइकिल जिसमें अभी हम हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम शायद चौथी घनत्वता की स्थिति के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर हम एक के कानून के विषय में और गहराई से जानेंगे। पिछले सत्रों में एक के कानून के विषय में हमने गहराई से चर्चा नहीं की थी। मैं चाहता हूँ कि आगे के सत्रों में एक के कानून के दार्शनिक क्षेत्रों के बारे में अधिक बात की जाए ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके। मुझे आशा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। पिछले सत्र में आपने बताया था कि अंतिम 25,000 वर्षों के चक्र में अटलांटिस, मिस्र और वे जो दक्षिणी अमेरिका में रहते थे उनसे संपर्क स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद महासंघ चला गया था। मैं समझ रहा हूँ कि महासंघ कुछ समय के लिए वापस नहीं आए थे। क्या आप इसका कारण, परिणाम और व्यवहार के संदर्भ में बता सकते हैं जब आपका पृथ्वी पर अगला संपर्क हुआ था? तो रा कहते हैं, अटलांटिस के मामले में हमारे दिए गए जानकारियों का इस्तेमाल उन्होंने युद्ध में किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10,821 वर्ष पहले अटलांटिस में दूसरी और अंतिम तबाही हुई। तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया था। इन लोगों ने टेक्नोलॉजीज ऐसी बना ली थी जिससे पूरे प्लेनेट के ऊपर इन लोगों ने क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। तो इस वजह से हुआ क्या, इन्होंने की तो सही लेकिन खुद भी हो गया इनका काम उसके अंदर बराबर। तो इसके आगे रा कहते हैं, इस कारण कई कई लोग उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान की तरह विस्थापित हो गए थे, जहां पहले से ही कुछ अटलांटिस के लोग पहले युद्ध के बाद चले गए थे। युद्ध के कारण पृथ्वी में परिवर्तन जारी रहा। परमाणु बम और अन्य क्रिस्टल के हथियारों के कारण धरती का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूब गया था। यह लगभग 9,600 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, यानी 10,821 साल पहले इन लोगों ने दूसरा युद्ध किया। ठीक है, कुछ लोग वहां से निकल के दूसरी जगह चले गए। वो कह रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका की तरफ चले गए थे, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले गए थे। तो वहां पर जब ये लोग चले गए थे तो उसके बाद भी, क्योंकि कंटिन्यूसली युद्ध चले जा रहे थे, कोई किसी से युद्ध करे कोई किसी से युद्ध करे, ऐसे चली जा रहा था। तो इस वजह से 9,600 वर्ष पहले हुआ क्या कि पूरा का पूरा जो अटलांटिस था ना, वो पूरा का पूरा पानी में ही डूब गया। फिर तो आगे रहा कहते हैं, मिस्र तथा दक्षिणी अमेरिका में किए गए प्रयोग के परिणाम हालांकि व्यापक रूप से विनाशकारी नहीं थे, परंतु वे महासंघ के असली इरादों से बहुत दूर थे। यह न केवल हमारे लिए बल्कि काउंसिल तथा ग्रह रक्षकों के लिए भी स्पष्ट हो गया था कि हमारे तरीके इस विशेष ग्रह के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार हमारा व्यवहार अब और सावधानी पूर्वक सोच विचार करके और रचनात्मक रूप से उन तरीकों की निरंतर खोज थी जिसके द्वारा हमारी इकाइयां या हमारे लोग संपर्क कर सकें तथा वह सेवा में कम से कम विकृत हों, और इन सब से ऊपर हमारी जानकारियों को साझा करने में हमारे इरादे कम से कम विकृत तथा विपरीत होने की संभावना हो। तो दोस्तों, इस केस में पता है रा क्या कह रहे हैं कि देखो, हम लोगों ने तो अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई रचयिता के बनाए हुए तरीके क्या है, उसका एक सेट ऑर्डर है, ठीक है ना, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी और आप आगे आगे निकलते जाओगे।
लेकिन हुआ क्या, ये अभी आगे राह बता देंगे, ये जो सो कॉल्ड ओराइन ग्रुप है ना, ये उल्टा चलता है। और जिस प्लेनेट के ऊपर इसको डिस्ट्रक्शन करना होता है ना, ये उल्टा शुरू कर देता है सारे के सारे लॉज को चलाना। तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर रहे थे देने की, हम लोगों ने दिया भी, ठीक है, और हम कोशिश ये कर रहे थे कि उसके अंदर जितना हो कम से कम विभाजन हो, हमारी जैसी क्रिएटर की जिस तरीके की लॉज है वैसे की वैसी पकड़ा दे हम इनको। बट उसमें भी होता ही रहा कि कभी किसी ने अपना विभाजन डाल दिया, किसी को जो समझ में आया उसने वो डाल दिया। तो इस वजह से विभाजन होना शुरू हो गया। और कन्फेडरेशन को भी लगने लगा, और गार्जियंस को भी लगने लगा, काउंसिल को भी लगने लगा कि यार हम करें तो करें कैसे इनकी मदद। हम इन्हें कुछ देते हैं, ये कुछ का कुछ कर देते हैं, फिर रिजल्ट इनके कुछ कुछ और ही आते हैं। तो इस केस में उन लोगों ने ये सोचा कि हम चलो नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनके आसमानों में आ जाते हैं, कम से कम सवाल करना शुरू करेंगे, तब हम जब ये मांगेंगे तब हम इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि लॉ ये कहती है कि जब तक तुम मांगोगे नहीं ना, हम तुम्हें दे नहीं सकते। तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम उसी के अंदर ही सोचते रहोगे, उसी के अंदर ही करते रहोगे, ठीक है, जितना तुम्हें दिख रहा है, जितना तुम्हें इधर उधर से पता चल रहा है, उसके हिसाब से तुम काम करते रहोगे, जबकि एक्चुअली में चीज़ें किसी और डायरेक्शन में चल रही होती हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी हो गई थी यहाँ पे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। तब मुझे लगता है कि महासंघ कुछ समय के लिए पृथ्वी से दूर रहे। महासंघ ने अगला संपर्क किस स्थिति में बनाया था? तो रा कहते हैं लगभग 3600 साल पहले ओरायन समूह के आगमन में तेजी आई थी। सोच और कर्म की विकृतियों पर बढ़ते हुए नकारात्मक प्रभावों के कारण वे लोगों के साथ काम करने में सक्षम थे, जिनके बारे में पुराने जमाने से ही ये सोच थी कि वे अपने आप को विशिष्ट और भिन्न मानते थे, यानी अपने आप को स्पेशल मानते थे दूसरों से, यानी कि खुद को एलिट्स मानते थे। महासंघ की एक इकाई जिसका नाम यहोवा था, उसने कई हजार वर्षों पहले जेनेटिक क्लोनिंग द्वारा उनके बीच विशेष झुकाव यानी बायसेस स्थापित किए थे। वो धीरे धीरे मिस्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने आए थे, साथ ही अन्य स्थानों पर भी गए थे, जो कि म्यू की यानी लेमुरिया की भूमि के काफी हिस्से पानी के नीचे डूबने के बाद यहाँ वहाँ फैल गए थे। यहाँ ओरियन समूह को मौका मिला कि उनमें नकारात्मकता के बीज बोए जा सकते हैं। ये बीज हमेशा की तरह वही वर्ग के हैं जिन्हें आप एलिट्स कहते हैं, जो दूसरों से हेर फेर करते थे या गुलाम बनाते हैं। यहोवा ने इन इकाइयों के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। हालांकि ओरियन समूह लोगों को प्रभावित करने में सक्षम था कि यहोवा ही इन एलिट्स को बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस तरह यहोवा का नाम उनके साथ जुड़ गया। इस प्रकार यहोवा के विषय में ये कहा जाने लगा कि वो वापस आएगा, और इस कारण लोगों में सकारात्मक झुकाव वाले विचार आए कि वो आएगा और उससे हमें मदद मिलेगी। यह आपके समय के लगभग 3300 वर्ष पूर्व हुआ था। यहीं से महायुद्ध यानी आर्मगेडन की अवधारणा भी इसका हिस्सा बनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर पता है बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है जब यहोवा आया तो उन्होंने ट्राई किया कि लेमुरिया के टाइम पे जितने भी है ना, उनको क्रिएटर के लॉ समझा के उनका एक बायस बनाया जाए, और उनकी जेनेटिक क्लोनिंग भी की, जो कि ठीक था कि हाँ भाई एक जो समाज है उसको एक डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, प्रोग्रेशन की तरफ, ठीक ही था। लेकिन वहाँ पे 3600 साल पहले जब ये ओराइन ग्रुप आया ना, इसने लोगों के अंदर वो स्पेशल चीज़ डालनी शुरू कर दी कि जी मैं तुझसे ऊपर और मैं तुझसे ऊपर, मतलब अलग अलग वर्ग, अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू कर दी। तो कुछ को ऊपर रख दिया, कुछ को नीचे कर दिया। इस वजह से विभाजन पैदा हो गया। तो जो ऊपर थे ना वो अपने आप को एलिट्स मानने लगे। और एलिट्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से एलिट्स हो रहा हो। एलिट वो सोच वो होती है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे और अपने आप को दूसरों के बराबर ना समझे। तो वो कह रहे हैं कि उसको जहां जहां पर ऐसा लगता गया ना, जिन जिन होता है ना कुछ लोगों के अंदर कि यार मुझे बड़ी अटेंशन पसंद है ये और वो, और मैं कुछ स्पेशल टाइप का हूँ और इस टाइप का हूँ, तो इस वजह से ऐसे लोगों को जब वो देखते हैं ना कि हाँ भाई इसकी सोच इस तरीके की है, ठीक है। आप लोग देख रहे होगे कि आज की डेट में लोग मतलब फ़ोन लेके कहीं सेल्फी खींच, कहीं ये खींच, कहीं वो खींच। वो सेल्फी वगैरह खींचने का भी जो मेन कारण होता है ना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं स्पेशल हूँ, लोग मुझे जाने, ठीक है, मुझे लाइक्स मिले। तो ये जो सोच होती है ना धीरे धीरे पता नहीं चलती है, लेकिन ये धीरे 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 एंटर करती है। और अगर आप इसकी तरफ जाने लगे ना और आपको हल्का सा भी इसके अंदर पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो आप अपने आप को दूसरों से बेहतर मानने लग जाओगे। और ये ही वो मतलब भूमि होती है, यही कह लो, यही वो ज़मीन होती है जिसमें ओराइन ग्रुप ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी तरीके से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सभी के साथ ऐसा होता है या सारे ही लोग गलत हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सारे लोग गलत हो। जाने अनजाने में लोगों से होती है, लोगों को पता नहीं चलती हैं चीज़ें।
और उसके बाद जब ये सारा कुछ चल रहा था तो युद्ध वुद्ध भी शुरू उस टाइम पर थे। वो कह रहे कि इससे पहले वो पानी के नीचे डूबने के बाद यहाँ वहाँ फैल गए थे, लेमुरिया वाला जो सीन हुआ था उसके बाद फिर वो इधर उधर फैल गए। फिर उन्होंने कहा कि उसको जहाँ जहाँ मिलते गए ना इस तरीके की सोच के लोग, उसने उनमें से निकाल निकाल के एलिट्स बनाने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने बनाने शुरू किए तो वो दूसरों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और ये जो एलिट्स होते हैं ना, अगर आप इनका नोटिस करोगे ना, पिरामिड को उल्टा दिखाते हैं। क्योंकि पिरामिड को उल्टा दिखाने का मतलब ये होता है कि हम विभाजन से शुरू करेंगे और तब एंड में जाके एकता की तरफ लेके आएंगे। ये हम लोग और अच्छा बेहतर समझेंगे आगे, अभी आप देखना। तो वो यही कह रहे हैं कि कहते हैं यहोवा ने कोशिश तो की थी इसको ठीक करने की, बट ऐसा हुआ नहीं। कह रहे कि और इन्होंने यहोवा का नाम भी जोड़ दिया। होता है ना कि जब कोई ऐसा बन के आ जाए तो उसको ना हीरो बना दो, तो जनता उसकी पूजा करने लग जाएगी। अरे वो तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, तुमने उसको मतलब माला वाला चढ़ानी शुरू कर दी। तो इस तरीके का काम ये कर देता है ऐसा, कि ताकि लोग ना भटक जाए इस चीज़ से। और इसके 4 टूल हैं: लाई, डिनाई, डिसीव, डिस्ट्रैक्ट। मतलब झूठ बोलो और मना कर दो, नहीं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनका ध्यान भटका देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है और धोखे धोखे दे दे के फिर ऐसे करता रहेगा ये। इसके इसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। और इस वजह से हुआ क्या कि ये यहोवा वाला जो सीन हुआ ना, ये आर्मागेडन की बात हो रही है ना, ये होता है वो आखिरी युद्ध जो इन दोनों के बीच में हो जाता है। कि भाई वो सबके दिमाग में ये डाल दिया, भाई जब यहोवा आएगा तो युद्ध होगा तो वो हमें बचाएगा। तो जनता ने अपने एक्शन ही लेने बंद कर दिए। जनता ये सोचने लगी कि हमारा मसीहा आएगा, हमारा कोई अवतार आएगा। ठीक है, अब वो अवतार आएगा तो वो हमें बचाएगा। अवतार जबकि ये कलाकार खुद बन के आ जाता है लोगों के सामने। ठीक है ना। अभी आगे कई चीज़ें हैं। आप इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप एक बार ज़रा स्टीवन ग्रे की डॉक्यूमेंट्रीज को देखेंगे ना, और उसको लॉ ऑफ वन से एक बार को कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो खैर एनीवेज आगे का सवाल डाउन करते हैं। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि 3600 वर्ष पहले ओरियन समूह ने कैसे प्रवेश किया था? क्या वह एक रैंडम विंडो इफेक्ट था? यानी कि क्या खिड़कियां अपने आप खुल गई थी, ये जो हमारी क्वारंटीन लगी है? तो राह कहते हैं उस समय सारे लोग सकारात्मक नहीं थे। कुछ लोग थे जो इस तरह की नकारात्मक जानकारियां चाहते थे। इस तरह की जानकारी के लिए बकायदा पुकार किया जाता है। जब यह पुकार मिश्रित हो जाती है तो इस घनत्वता में खिड़कियों की खुलने की घटनाओं में तेजी आ जाती है। इस मामले में क्वारंटीन की मजबूत ध्रुवीयता के कमी के कारण ध्यानपूर्वक पहरा देना आवश्यक नहीं समझा गया। इस प्रकार प्रवेश के लिए खिड़कियों का बहुत कमजोर होना आवश्यक था। जैसे जैसे आपकी कटाई नजदीक आती है वैसे वैसे वह शक्तियां जिन्हें आप लाइट वर्कर कहते हैं वह अपने पुकार के अनुसार कार्य करती हैं। जो ओरियन समूह के हैं वह भी अपनी पुकार के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन यह पुकार असलियत में इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती है। इस प्रकार सशक्त बनने तथा वर्ग के कानून के लगने के कारण इस प्रतिरोध को भेदना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी स्वतंत्र इच्छा को बनाए रखा जाना चाहिए और वे लोग जिन्हें नकारात्मक झुकाव वाली जानकारियां पाने की इच्छा होती है उन्हें खिड़की खुलने की क्रिया के आगे बढ़ने की संतुष्टि मिलनी चाहिए। यानी कि उन्हें भी नकारात्मक जानकारियां मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाइट वर्कर्स और ये सारी चीज़ों की बात हो रही है ना, आप आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी यंग जनरेशन, काफ़ी पुराने लोग भी सारे मिलकर अभी कुछ काम कर रहे हैं। मतलब कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा है, कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा है, और सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं, लोगों की मदद करने में लगे हुए कि भाई देखो इस तरीके से चलता है। तो ये जो लाइट वर्कर्स होते हैं ना, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि नहीं, अगर हम लोग किसी तरीके से ये पूरा पूरा ज्ञान इस जनता को दे दें और ये जनता समझ जाए कि भाई लॉ ऑफ स्क्वायर्स अगर हम लोग लगाते चले जाएं, क्योंकि देखो पुकार तो वहां से भी लगेगी, दूसरी साइड से भी लगेगी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम विभाजन में बात कर रहे हैं। नहीं भाई, वो हमारे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर रास्ता अलग चुन रखा है, क्या पांडव और कौरव भाई नहीं थे? भाई थे ना, रास्ता अलग अलग था ना दोनों का। तो लेकिन जिसने जो रास्ता चुन रखा है, अब उसको ये थोड़ी ना कहा जा सकता है कि भाई तू मत कर ऐसा। अगर ये कहेंगे कि तू मत कर तो फिर उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। तो आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हो ना, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस केस में वो ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगेगी तो उधर से भी लगेगी, लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगेगी इधर से भी लगेगी, दोनों तरफ से ही लगेगी। तो जितने यहाँ से लोग इकट्ठे होते जाएंगे उससे जो ये क्वारंटीन है मजबूत होती चली जाएगी, अगर आप मांगोगे तो। ठीक है, लॉ ऑफ स्क्वायर लगाते हो तो उधर से वो भी मांगेंगे। अगर दोनों के बीच जिसका ज़्यादा पलड़ा भारी हो गया उसके हिसाब से ही चीज़ हो जाती है। अब खिड़कियाँ खुल गई, वही इन्फॉर्मेशन तो उनको भी मिलनी चाहिए तो उनको भी मिल जाती है, और इस साइड में अगर किसी को कन्फेडरेशन से चाहिए होती है तो उन्हें भी मिल जाती है।
इनकी टेक्निक अलग है, उनकी टेक्निक अलग है। कन्फेडरेशन की टेक्निक ये है भैया मेडिटेशन में बैठ जाओ, उनकी टेक्निक वो आपको बता ही चुके हैं, काला जादू और ये सब। तो आप ही समझ लो दोस्तों, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ पे रा ने जो बताया वही है। खैर एनीवेज, डॉन आगे कहते हैं, फिर यहोवा ने जो कुछ देखा उसे ठीक करने के प्रयास में, जिसे मैं एक गलती मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इसे ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने 3300 वर्ष पहले सकारात्मक दर्शन के साथ शुरुआत की थी। क्या ओरियन और यहोवा दोनों के दर्शन टेलीपैथिक रूप से प्रभावित थे, या उन्होंने किसी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया था? तो रा कहते हैं, दो तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पहला, उस इकाई के द्वारा जो अब यहोवा के नाम से नहीं जाना जाता था, यानी कि वह यहोवा का पुनर्जन्म था, जो अभी भी यह महसूस करते थे कि इन इकाइयों को, जो कि नकारात्मक शक्तियों से भी श्रेष्ठ हैं, यदि उन्हें ऊपर उठाया जाए, यानी कि इन्हें एक का ज्ञान दिया जाए, तो यह श्रेष्ठ इकाइयां एक के कानून का प्रसार कर सकती हैं। इस प्रकार यह इकाई, जिसका नाम यॉड हेन शिन वा हे था, लोगों के बीच एक अवतार के रूप में आए, समान प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा करके बहुत बड़े आकार के लोगों की एक पीढ़ी को पैदा किया, जिसे अनक कहा जाता है। दूसरा तरीका जिसने अधिक प्रभाव डाला था, वह विचार रूप थॉट फॉर्म, जिसे हम अक्सर रहस्यमय और ऐसी चीज जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, सबलाइम, यानी कि विचित्र रूप में आप लोगों के बीच इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ रूपों से आप परिचित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज हुई। देखो, यॉड हेन शिन वॉ हे, ये जो यहोवा थे ना, ये इन्होंने दोबारा जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया इस नाम से। फिर इन्होंने इस लॉ ऑफ वन को और लोगों को देना शुरू किया, और लोगों को ये कहा कि भाई तुम सीख रहे हो तो दूसरों को भी सिखाते चलो, तभी ये लॉ ऑफ स्क्वायर्स लग पाएगी, तभी लोगों की सोच एक जैसी हो पाएगी, इकट्ठी हो पाएगी। और एक बार सोच इकट्ठी हो गई तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से इस प्लेनेट को रोका जा सकता है। ठीक है, या रोका जा सकता है, या कह लो इसकी दिशा बदली जा सकती है, क्योंकि लोग जिस तरीके की सोचेंगे वैसी प्लेनेट की दिशा हो जाएगी। तो उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उन लोगों अभी इसके अंदर उन्होंने कहा प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया, यानी कि भाई ठीक है, जैसे जैसे लोग सीखते गए, उन लोगों के बीच में एक कम्युनिटी बनती गई। उस कम्युनिटी में मेल फीमेल उनकी आपस में अब शादी थी या नहीं थी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे थे ना, उनकी सोच भी उसी तरीके की हो रही थी। और क्योंकि ये यॉड है शिन वॉ है जो थे ना, ये काफी स्ट्रांग और उस तरीके के थे, तो उनकी एक पीढ़ी पैदा हुई थी। वो कह रहे हैं ना कि जो अनक, लेकिन ये जो अनक थे ना, ये शरीर पे थोड़े बड़े और इस तरीके के थे, लेकिन ओरायन ने इनको मैनिपुलेट करके किया क्या, इनको स्पेशल बता दिया कि भाई तुम स्पेशल हो। अब जब वो स्पेशल वाली चीज आ गई, तो उसी कम्युनिटी के अंदर से दो विभाजन हो गए। आधे तो निकल गए ओरायन की डायरेक्शन में, आधे निकल गए इधर क्रिएटर वाली डायरेक्शन में। और जो दूसरा वाला जो बोल रहे हैं थॉट फॉर्म वाला, वो ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने जॉर्जिया गाइडस्टोन्स और क्या कहते हैं बाकी भी जितनी भी विचित्र बनी हुई चीजें हैं ना, इस तरीके की चीजें बना दो ताकि लोग समझ ना पाए। लेकिन वो अपना प्रचार तब भी करे चले जा रहे थे, ओरायन ग्रुप तब भी अपना प्रचार किया चले जा रहा था। इसकी वजह से हो क्या रहा था ना, लोग उसे देखकर ऐसे अचंभित हो रहे थे, अरे वाह ये तो कोई चमत्कार है, अरे वाह ये तो कोई चमत्कार है। और जनरली देखा गया है कि हल्का सा चमत्कार अगर किसी इंसान को कहीं दिख जाए ना, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है वहां पे, उसके पीछे पीछे चल देता है। और इस वजह से वो अपनी आज़ादी का उल्लंघन खुद करके अपनी आज़ादी सामने वाले को दे देता है। तो इस तरीके की कुछ कहानी वहां पर हो गई थी। तो खैर अगला सवाल डॉन कहते हैं, क्या कार्ला को खांसने में मदद करने के बाद क्या आप उनमें से कुछ के बारे में बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, इन जानकारियों को आप खोज सकते हैं, हालांकि संक्षेप में इनमें से कुछ के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे व्हील विद इन द व्हील और शेरुबिम विद स्लीपलेस आईज। तो दोस्तों ये जो व्हील विद इन अ व्हील है और ये शेरुबिम विद स्लीपलेस आईज है ना, आप इसको सर्च करके देख लेना और देख लेना ये क्या चीज़ है। हालांकि ये चीज़ भी ये दर्शाती है कि चमत्कार तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये इस तरीके के जो वो होते हैं ना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी का पार्ट ही है ये। तो आप देख लेना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आगे डॉन कहते हैं, बहुत अच्छा, क्या 3600 वर्ष पूर्व ओरायन समूह ने भी अपने बारे में बताने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया था? तो रा कहते हैं, यह समूह या साम्राज्य ने उस समय आपके आसमानों में एक दूत भेजा था। तो डॉन कहते हैं, क्या आप उस दूत का वर्णन कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, यह दूत काफी डरावना था, जो दिन में बादलों के पीछे छिपा रहता था। जो भी उसे देखता था
उन लोगों के सवालों को मिटाने के लिए वह रचयिता के समरूप बनने की कोशिश करता था। यानी कि वह लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि वही रचयिता है। तो दोस्तों हमने कहा है ना, ये जो सो कॉल्ड ओरायन ग्रुप है ना, ये खुद अवतार बनने की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, भगवान वो नहीं है, भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो तुम। इसकी सोच ही कुछ इस तरीके की है। जबकि हम लोगों ने इस किताब के द्वारा, जब हम लोगों ने भी पढ़ा था और देखा था, तो हमने देखा था रचयिता तो तरंगे हैं। तो ये कौन है जो ये बहरूपिया रूप बन बन के बार बार आ रहा है? और आपको याद होगा रामायण में भी हमने देखा था, रावण भी बहुत बड़ा बहरूपिया था, और उसके साथ में जितने थे ना सारे बहरूपिये थे। कभी ऐसी शक्ल बना के आ जाए, कभी वैसी शक्ल बना के आ जाए। और खुद रावण को देख लो, क्या बन के आया था वो, तो क्या कहते हैं, वो बन के आया था, एक ऋषि मुनि बन के आया था जब सीता का हरण करने के लिए आया था, है ना। देखा तो हमने यही है बचपन से। तो कुछ इस तरीके की ही राह यहाँ पर बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। और फिर उस डरावने बादल को देखने के बाद यह इकाइयां किस तरह प्रभावित हुई या इन तक जानकारियां कैसे पहुंची? तो राह कहते हैं विचारों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर द्वारा, यानी टेलीपैथी के द्वारा, आसमानों में डरावनी घटनाओं के द्वारा तथा अन्य घटना जिसमें वे लोग विचार रूप का इस्तेमाल करके रहस्य पैदा करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते थे तथा सूचना भेज देते थे। अच्छा तो दोस्तों पता क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पर ये हो रहा था, ये आसमान में आए, ठीक है, बादलों के पीछे छुप जाए और बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट दिखाए कि हाँ ये वो, इनके राह ने पहले ही बता दिया है कि भाई इनके, या तो पता नहीं आगे बताएंगे या अभी पहले ही बता दिया था कि इनके थोड़े डार्क कलर की नेचर होती है, मतलब मेटल के होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें दिख जाए तो समझ लेना इन्हीं कलाकारों का काम है सारा का सारा। तो इस वजह से वो कह रहा है कि वो ये करने लग जाते हैं, और जैसे ही लोगों का थॉट उस डायरेक्शन में जाए तो टेलीपैथी के द्वारा उनके दिमाग में इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें डालना शुरू कर देते थे। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा था उस टाइम पर। जबकि अगर आप कन्फेडरेशन के क्राफ्ट देखोगे ना, वो रोशनी के बने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़बरदस्ती दिमाग में कोई टेलीपैथिक मैसेजेस डालेंगे। अगर आप मेडिटेशन के अंदर हो और आप मांगते हो तब ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ऐसे नहीं कि वो खुद अपनी इच्छा से कुछ डाल देंगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन में मांगना चाहिए। मेडिटेशन में जाओ, अपने आप को कनेक्ट कर लो, मांग लो, मांग लोगे तब कन्फेडरेशन तुम्हें देगी। ऐसे नहीं कि बस मेडिटेशन में जाके बैठ गए। और जैसे कि हम लोग भी बचपन से सुनते आए कि लोग कहते थे कि अरे इससे तो शांति मिलती है। भाई शांति तो मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन जब ये है ही वो बात करने का तरीका टेलीपैथी का, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जो लोग चाहें वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इस युग में या उसके तुरंत बाद कोई पैगंबर या प्रॉफिट आए थे जिन्हें अब हम जानते हैं? तो रा कहते हैं लगभग 3000 वर्ष पहले जो साम्राज्य के लोग थे वे लंबे समय तक अपनी उपस्थिति नहीं बना पाए और मजबूरन उन्हें शारीरिक रूप से आपके आसमानों को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था और वह वहां से चले गए थे, यानी ओरायन ग्रुप वहां से चला गया था। इन तथाकथित पैगंबरों को अक्सर उनके द्वारा नकारात्मक जानकारियां दी जाती थी, परंतु सबसे बुरा जो ओरायन समूह कर सकता था वो था पैगंबरों द्वारा कयामत की बातों को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि भविष्यवाणी करना पैगंबरों का व्यवसाय था। वह अपने लोगों से प्रेम करते थे तथा केवल लोगों की और रचयिता की सेवा करना चाहते थे। तो देखो दोस्तों, ये मैनिपुलेट करना चाहे ना तो ये जो दूसरे हैं ना उनको भी मैनिपुलेट कर देता है। तो ये जो थॉट्स है ना कि आगे भाई कयामत आ जाएगी, प्रलय आएगी, ये होगा वो होगा, हालांकि उस टाइम पर वो भविष्यवाणी इस तरीके से करना चाहते थे कि क्रिएटर की बातें बताना चाहते थे, अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते थे ताकि थॉट्स अच्छे अच्छे रहे। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों के द्वारा भी ये वाली इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर दी गई। तो अब जब इंसर्ट होगी तो वो थॉट जो है वो मैनिफेस्ट करेगी, मतलब अपने अपने आप को रियलिटी में लाएगी। तो ये काम ओरायन ग्रुप पहले ही करके जा चुका था। इसीलिए ये जो लॉ ऑफ वन है ना, इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है इसको ठीक करने के लिए, वो ये जितने ज़्यादा लोग क्रिएटर के डायरेक्शन में आ जाएंगे ना और वो इसको बैलेंस करते जाएं, मतलब अगर नेगेटिव चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग है, दोनों ही देखने चाहिए, नेगेटिव भी देखो पॉजिटिव भी देखो। अगर कोई ये कहता है कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक है तो ठीक है, उस जगह का उल्टा सोचने लग जाओ, भाई भगवान उस जगह पे अर्थक्वेक ना आए, ठीक है, हम वहाँ के लोगों के लिए अपने दिल से उनके लिए शांति और रोशनी मांगते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो संतुलन बना रहता है। लेकिन इन्होंने संतुलन ही खराब कर दिया वहाँ पे, पहले ही लोगों के दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी और जितने लोग आए, अब आप बहुत सारे हिस्ट्री में आप देख लेना, बहुत लोग आए वो बता के चले गए कि ऐसे ऐसे होगा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही बताया, इवन जीसस ने भी बताई है ये सारी चीज़ें कि भाई ये ऐसे ऐसे करता है,
ये इसके प्रोसेसेस है, ये सेट प्रोसेस है, इन इन स्टेप्स में करता है ये सारी सारी चीज़ें। तो वो रिमोट व्यूइंग करके आगे की चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं ओरायन समूह कुछ सकारात्मक पैगंबरों के दिमाग को प्रदूषित करने में सफल रहा तथा उन पैगंबरों ने कयामत के संदेश फैला दिए? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो देखो दोस्तों, वही वहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने, कहा कि हाँ थे तो वो पॉजिटिव, उसमें हो सकता है आप जिसको मानते हो गुरु मानते हो ये सारी चीज़ें हो, भाई हो सकता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन उनके दिमाग को भी कौन मैनिपुलेट कर दे ये ओरायन ग्रुप, नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए पॉजिटिव सोच एक साइड में रखने के लिए, जैसे राह ने कहा ना, एक बायस बनाना होता है, अगर आप उस बायस में रहोगे तो संतुलन बन सकता है। तो खैर आखिरी सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओरायन समूह को बाद में क्यों छोड़ना पड़ा? मेरा मानना है कि यह लगभग 600 वर्ष की अवधि थी जब वो यहाँ आए थे, फिर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? तो रा कहते हैं जिन्होंने ओरायन समूह को बुलाया था उन्हें ओरायन समूह ने यह आभास दिलाया कि वे एलीट समूह के हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं, जब लोग दूसरी जगहों पर प्रवास करने लगे तब इन लोगों का काफ़ी फैलाव हुआ, जिसमें वो विनम्र और अधिक सम्मानित नस्ल बन गए जो कि कम युद्ध प्रिय थे तथा एक रचयिता के प्रेम और दयालुता के बारे में अधिक जागरूक थे। परंतु उनकी रचना ही कुछ इस तरीके की हुई थी कि उनका रुझान ना चाहते हुए भी कुछ हद तक युद्ध प्रिय था तथा उनका झुकाव कुछ हद तक दूसरों को गुलाम बनाने का भी था। लेकिन वे स्वयं अपनी अनुवांशिक श्रेष्ठता कमजोरी के कारण ओरायन समूह के निशाने पर थे और एक तरह से उनके ही गुलाम बन गए थे। इस प्रकार उनके पड़ोसियों, उनके परिवार और उनके एक रचयिता के प्रति उनमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की भावना उनमें आने लगी तथा एलीट होने की भावना भी कम होने लगी तथा उनका दूसरों पर शक्ति दिखाने की विकृति भी कम होने लगी और वे एलीट्स होने से दूर हो गए। तो दोस्तों पता है यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे तो एलीट्स वगैरह बने, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि होता क्या है, देखो यार आप एलीट्स बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, परिवार को तो प्यार करोगे ना अपने, है ना? चाचा हो गए, मामा हो गए, ये हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, और इन इन सब लोगों का प्यार तो करोगे ना। तो जब वो बट गए ना वहाँ से 600 साल के बाद जब ये चले गए, इन्होंने कहा अरे यार ये तो भटके इधर उधर जा रहे हैं, एक जगह हो तो मैंने, इनका झुंड हो तो मैं उन्हें करूँ गाइड, अब झुंड में होगा तो गाइड करना अच्छा रह सकता है। लेकिन जब ये अलग अलग बट गए ना सारे इधर उधर, तो हुआ क्या, इससे हैंडल ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा यार हम लोगों ने बना तो दिए, लेकिन तब भी उनके अंदर बेस्ट वो चीज़ कई लोगों के अंदर ये थी कि हाँ हम हैं वो क्रीम जो इस प्लैनेट को रूल करेंगे, ठीक है, हमारे अंदर है वो। लेकिन कुछ थे अलग अलग हट गए, उन लोगों ने उनके अंदर फिर ये क्रिएटर वाली ग्रैटिट्यूड और दूसरों के प्रति प्रेम और ये सारी चीज़ें आने लगी, तो वो धीरे 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 इस एलीट ग्रुप से अलग हटने लगे। लेकिन इस केस में भी देखो आप नोटिस करने वाली बात यह है कि ओरायन जो है ना, वो उसका तरीका ये है, आपने सुना होगा ना कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ, नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं है, ये है कलाकार बनाने वाला मेन। क्योंकि वो युद्ध, उनको युद्ध ही पसंद है, उन्हें डिस्ट्रक्शन पसंद है कि डिस्ट्रॉय कर दो और फिर प्लैनेट जीत लो। तो उसका तरीका यही है कि पहले एलीट बनाता हूँ, एक झुंड बनाता हूँ, इस झुंड को मैं गाइड करूंगा, और अगर वो झुंड उसके अकॉर्डिंगली काम करने लग जाए, यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना उस झुंड के लोगों को भी ऐसा लगने लगा था, उनमें से कई लोगों को, अरे यार इसने तो हमें ही गुलाम बना लिया यार, हम तो इसको अपना भाई मान रहे थे, अपने आप को सो कॉल्ड बिग ब्रदर कहता है बाय द वे, ठीक है, कि आपने सुना होगा बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, हाँ ये अपने आप को बिग ब्रदर कहता है। तो इस केस में हुआ क्या, कुछ लोगों को उसमें से ऐसा लगने लगा अरे यार ये तो हमें ही गुलाम बनाए चले जा रहा है, तो वो लोग अलग हटने लगे थे। लेकिन जो कोर ग्रुप था ना वो टिक गया था, उसने कहा कि नहीं हम जीतेंगे इस प्लेनेट को। तो कहानी कुछ इस तरीके से चली है जैसा रा बता रहे हैं, मतलब हम सारी चीज़ें रा के अकॉर्डिंगली ही बता रहे हैं, हम कोई अपने दिल से कुछ यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं एक्सप्लेन। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मुझे वास्तव में यह जानने की दिलचस्पी है कि क्या ड्वाइट आइजनहावर करीब 1950 में महासंघ या ओरायन समूह से मिले थे? तो दोस्तों ये जो ड्वाइट आइजनहावर के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और इनकी एक पोती भी है जिसका नाम है लिंडा आइजनहावर, अगर आप चाहो तो उसके इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो उस टाइम पर भी 1950 में महासंघ मिलने आया था उनसे, मतलब उन्होंने अपने लोग भेजे थे। जैसे आपको याद होगा रामायण में हुआ क्या था कि रावण को भी बताने के लिए राम ने अपने दूत भेजे थे, अंगद गए,
ठीक है, फिर हनुमान जी गए। तो ऐसे करके सारे अपने दूत भेजे थे कि पहले जाके इनको बता तो दो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और तो इस तरीके से दूत भेजे गए, लेकिन ये ऐसा मतलब कलाकार की किसी की सुने ही ना। रावण ने तो खुद ही बोल देता राम को कि इधर उधर की बात मत कर, युद्ध कर और ले ले सीता। मतलब इस तरीके का ड्रामा हो जाता है। तो खैर आगे राय इसका जवाब देते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वह विचार रूप से मिले थे, जो बिल्कुल तीसरी घनत्वता की इकाइयों की तरह लग रहे थे, यानी कि वो भेस बदल कर आए थे। वह एक परीक्षा थी। हम महासंघ यह देखना चाहते थे कि क्या होगा यदि एक अनंत सकारात्मक झुकाव वाला सरल और सौहार्दपूर्ण व्यक्ति, जिसकी सत्ता के प्रति कोई विकृति नहीं है, शांतिपूर्ण जानकारी तथा उससे जुड़ी संभावना के साथ कैसे जुड़ेगा। तो देखा दोस्तों, ये जो आइजनहावर थे ना, सीरियसली मतलब जनता के लिए काम करने वाले प्रेसिडेंट थे ये। मतलब सच में, हालांकि इनका बैकग्राउंड पता है क्या, आर्मी का बैकग्राउंड था इनका। लेकिन आर्मी का बैकग्राउंड होने के बावजूद इन्होंने दूसरों की सेवा करने के लिए वो जो जो पद मिला था ना, उसका इस्तेमाल उसके लिए किया। लेकिन वो भी होने नहीं दिया गया। इसलिए हम इसके बारे में और अच्छा जानकारी आपको मिल जाएगी स्टीवन ग्रियर की डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर भी। तो खैर आगे रा कहते हैं, हमने यह पाया कि उस इकाई को नहीं लगता था जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वह दूसरी दुनिया के लोगों या उनके दर्शन के साथ डील कर सकते हैं। इस प्रकार हुए समझौते ने उन्हें अपने रास्ते से जाने की अनुमति दी थी। वैसे ही हमने भी एक बहुत ही शांत अभियान के द्वारा हमारे लोगों को हमारी उपस्थिति के बारे में धीरे धीरे सचेत करना जारी रखा था। हालांकि इस घटना ने इस योजना में अड़चनें पैदा कर दी थी। तो दोस्तों हुआ पता है क्या था, इसमें यह हुआ था कि आइजनहावर से जब ये लोग मिले थे ना, तो इन्होंने आइजनहावर से ये कहा था कि क्या हम आपकी धरती पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो आइजनहावर ने कहा हम आपको रोक कैसे सकते हैं, आप तो इतने पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। तो उन्होंने कहा था नहीं, अगर आपकी इजाजत होगी ना तब ही हम करेंगे, क्योंकि वहां पर फ्री विल लग रही थी और फ्री विल की उल्लंघन नहीं कर सकते हो चाहे, क्योंकि प्लेनेट तुम्हारा है भाई, तुम तीसरी घनत्वता में, तुम्हारा प्लेनेट है, तुम मदद जब मांगोगे तभी तो हम लोग कर पाएंगे। और इनका ये था कारण इसको करने का कि ओराइन ने जहां जहां बेसिस बना रखे हैं ना, उन बेसिस को डिस्ट्रॉय करना, ये था उनका पूरा मेन कारण। लेकिन आप यहां पर देख ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है, उसके नीचे जो लोग काम करते हैं ना उसके हाथ में पावर थी, तो उन्होंने उसको करने ही नहीं दिया वो चीज। और ये चीज आप स्टीवन ग्रियर की डॉक्यूमेंट्रीज में देखोगे तो आपको अच्छा पता चलेगा। तो खैर इस सत्र का आखिरी सवाल डॉन करते हैं। एकमात्र सवाल जो इसके साथ जुड़ा है कि क्या कोई दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान था, और क्या अब हमारे सैन्य संस्थान में उनके छोटे शरीर रखे हुए हैं। तो दोस्तों पता है यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रॉसवेल में क्रैश हुए थे दो, ठीक है ना, स्पेसक्राफ्ट्स क्रैश हुए थे, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। और उनके अंदर से बॉडीज भी निकली थी, मिली थी। एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एक्वेरियस, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट अगर आपको कहीं से मिल जाए ना, वो आपको वहां मिल जाएंगे। स्टीवन ग्रियर की वेबसाइट है सीरियस डिस्क्लोजर, SIRIUS disclosure.com। अगर आप वहां जाओगे ना, आपको वहां पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये वाला प्रोजेक्ट एक्वेरियस वाला डॉक्यूमेंट भी वहीं पर है। उसके अंदर इस तरीके की जानकारियां हैं कि हाँ इस तरीके का एक मतलब वो हुआ था, क्राफ्ट हुआ था। और उसमें मैजेस्टिक 12 करके भी एक ग्रुप है, उसके बारे में भी बात है। और उसमें ये भी बताया है कि उसके अंदर से कुछ एंटिटीज मिली थी जिनके छोटे शरीर थे, यानी 3-3 फुट के थे। आपको याद होगा रामायण में जो वानर सेना होती थी छोटे छोटे से होते थे, तो 3-3 फुट के थे। तो उसके बारे में क्या कहते हैं वहां पे बात हुई थी। तो यदि आप चाहें तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे राज जवाब देते हैं, हम आपके भविष्य का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। यदि हम आपको यह जानकारी देते हैं तो हो सकता है कि यह जानकारियां कुछ ज्यादा हों जिसे आप इस स्थान समय में उचित रूप से डील ना कर पाएं, इसलिए हम इस जानकारी को रोकना चाहेंगे। तो दोस्तों 1981 में तो ये जानकारी रुक गई थी, लेकिन अब उसके डॉक्यूमेंट, क्योंकि धरती के लोगों ने जब रिसर्च करनी शुरू की ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स जब निकल निकल के आए तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। तो इस केस में धरती के लोगों का आजादी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि धरती के लोगों ने खुद रिसर्च करके इस चीज को निकाला है, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने उस जमाने में नहीं बताया, लेकिन इंफॉर्मेशन तो निकल ही आई, क्योंकि इसने पूछ ही लिया था, क्योंकि सबको डाउट था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। और रॉसवेल का जो क्रैश हुआ था ना, ये इसके बारे में आपको और भी मतलब स्टीवन ग्रियर से अच्छा हम लोगों को तो कोई नहीं लगा था, आप और भी देख सकते हो। क्रिस कार्लसन भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिसर्च किया है इसके ऊपर। तो इनकी टीम ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी इसके ऊपर, यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये हम आपकी फ्री विल पर छोड़ते हैं। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी,
उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।